शख्स है जो कि कन्विक्टेड है, वो जो है तो बीमारी का बहाना बना के वो चला गया और वहां से वो खिताब करेगा, यानी सियासत करेगा और कानून के सामने पेश होने से वो के लिए वो बीमार है। जो पेमरा की रेगुलेशन है उसके मुताबिक जो एब्सकॉन्डर है उसका कोई वो एड्रेस नहीं कर सकता, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता। अगर वो करेंगे तो उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। कल ये एक मुलजमान की होने जा रही है कॉन्फ्रेंस। अब उसके शुरका के नाम सुन लीजिए। बिलावल भुट्टो मुलजम, मरियम नवाज मुजरम, नवाज शरीफ मुजरम, कन्विक्टेड है ना दोनों, शहबाज शरीफ मुलजम, आसिफ जरदारी मुलजम। तो ये है कल मुलजमान का इस्तेमाल। ये हुकूमत हर सेक्टर में फेल हो गई है, लिहाजा इस 2 साला चार्जशीट के साथ एक मुश्तरका लाए अमल मुस्तकबिल का बनना जरूरी है, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होके, ताकि हम हुकूमत को जल्द इसकी हतमी मंजिल तक पहुंचा सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और जफर हिलाली साहब के साथ मैं हूं समीना बादशाह। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, हमने देखा है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां साहब काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। पहले उनकी कुछ तस्वीर जारी की गई, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं से पाकिस्तान में टेलीफोनिक राबते हुए। फिर हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने उन्हें APC में वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की दावत दे दी, जो उन्होंने कबूल भी कर ली। और आज हमने ये भी देखा कि वो अचानक ट्विटर पर भी सरगर्म हो गए हैं और उन्होंने अपना ट्विटर अकाउंट बना लिया, जिसके फॉलोअर्स बड़ी तेज़ी से बढ़ते नज़र आ रहे हैं। पहला जो उन्होंने ट्वीट किया है वो दिया है, वोट को इज्जत दो। तो जनाब, ये सारी जो उनकी सरगर्मी है, दोबारा से उनका मुतहरक होना, ये ऐन उस वक्त हो रहा है कि जब कल अपोजिशन जमातें एक बड़ा इज्तिमा करने जा रही हैं, APC मुनक़िद करने जा रही हैं। सवाल ये है कि इस APC में आखिर अपोजिशन ने जमातें चाहती क्या हैं, उनका एजेंडा क्या है? क्या वो सिर्फ अपने लिए एक रिलीफ चाहती हैं, या वो अपने आप को सिर्फ रेलेवेंट साबित करना चाहती हैं, या फिर वाकई वो संजीदा हैं कि इस हुकूमत को चलता किया जाए? और अगर वो यही चाहती हैं तो आखिर इसके लिए उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं और कौन सी पार्टी किस ऑप्शन के साथ कहां खड़ी होगी? ये वो तमाम बातें हैं जो कि आज हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस APC में कोई नतीजा निकलेगा या ये APC भी नाकाम ही होगी, भले इसमें जरदारी साहब और मियाँ साहब भी शिरकत कर रहे हैं, बज़ाहिर वर्चुअल के ज़रिए ही सही, लेकिन कर रहे हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कोरोना के हवाले से भी बात करेंगे। दोबारा से हमने देखा है कि कुछ केसेस में इजाफा नज़र आ रहा है और उधर से हम ये भी देख रहे हैं कि तालीमी सरगर्मियाँ शुरू हो गई हैं। तो क्या कोरोना के बढ़ते केसेस दोबारा से स्कूल बंद करने पर मजबूर कर देंगे हुकूमत को? जानने की कोशिश करेंगे। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इमरान साहब, पहले मैं ज़रा नवाज शरीफ साहब की बात करना चाह रही हूँ। कल भी जैसे हमने बात की, उनके हवाले से एकदम बड़े वो माशाल्लाह एक्टिव हो गए, जो कि अच्छी बात है। सेहतमंद होना अच्छी बात है, हम सब दुआगो थे उनके लिए कि वो सेहतमंद भी हो जाएं। लेकिन अब वो सियासत भी कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत को तो बुरा लग रहा है। वो तो कह रहे हैं भाई अगर ये खिताब करेंगे तो हम नशर भी नहीं करने देंगे। कोई मफरूर और कोई मुजरिम बंदा यूँ आके ये नहीं है कि पाकिस्तानी सियासत में खिताब करता फिरे और नेशनल TV पे चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मैं ज़रूर बात करूँगा मियाँ नवाज शरीफ पे भी, APC पे भी, लेकिन सबसे पहले मैं आज बात करना चाहता हूँ जनाब उमर शेख साहब पे, जो CCPO लाहौर है। अच्छा, इतना सानहा हो गया, सानहा मोटरवे, उसका मरकज़ी मुलजिम आज तक पकड़ा नहीं गया। और आज जब हमारे एक साफ़ी ने उनसे ये पूछा कि जनाब वो कब तक पकड़ा जाएगा, तो उन्होंने उसे उसकी तरफ देखा और कहा, बड़े तमस्खराना अंदाज में कहा, यार बड़े अजीब आदमी हो, ये भी कुछ सवाल है? मुझे आप ये बताएं कि पूरा मीडिया और पूरी आवाम तो उमर शेख साहब आपको अजीब आदमी समझती है। आप एक अजीब पुलिस अफसर हैं जिनको ना बात करने का सलीका है, ना ढंग है। और आपसे अगर प्रोफेशनली एक साफ़ी ने यह सवाल किया है तो आप उसे जवाब देने की बजाय उसको अजीब आदमी करार दे रहे हैं। खुदा का वास्ता प्रोफेशनली अपना काम करें। आपको अपना IG भी अजीब लगता है, आपको अपने सीनियर भी अजीब लगते हैं, आपके जूनियर भी अजीब हैं। आप मिस्टर परफेक्ट हैं, हम आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। तो मिस्टर परफेक्ट, प्लीज परफेक्शन के साथ काम करें और जो आपका काम है उनको पकड़ें। जो अजीब की आप बात कर रहे थे तो मुझे वो मिसरा याद आ गया कि मेरा हम सफ़र जो अजीब है तो अजीब तर हूं मैं आप भी। तो ये सारी उनके जो हम सफ़र हैं वो भी अजीब ही नजर आ रहे हैं। अब आ जाए मियां साहब की तरफ, सवाल की तरफ। यार बात ये है कि ये जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये इसमें से को बहुत बड़ा फैसला तो नहीं निकलेगा। हाँ जी, मैं इधर ही आ रहा हूँ। ये क्या है, मियाँ साहब ने बुनियादी तौर पे आप देखें, जब वो इनकी तस्वीरें आती थी, मैं क्या कहता था कि ये इमरान खान को मैसेज है इमरान खान के लिए, और मुंह चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा लो देख लो मैं आ रहे आज।
अब ये जो तकरीर है वर्चुअल, ये भी जब उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी ने उनसे रब्ता किया तो उसके बाद उन्होंने ये जो फैसला किया है तो ये एकदम से ट्विटर अकाउंट भी नहीं बन गया, ये भी सारी प्लानिंग थी और पूरे प्लान के मुताबिक वो कर रहे हैं। असल में वो मुंह चढ़ाएंगे हुकूमत को कल जब वो तकरीर करेंगे, और आप मुझे बताएं आप कैसे रोक सकते हैं? या तो आप अदालत से एक फ़ैसला लें हैं कि जनाब उनकी तकरीर को नशर ना किया जाए। अगर नवाज शरीफ की तकरीर पहले भी दिखाई जा सकती है, अगर उनकी मीडिया टॉक दिखाई जा सकती है, अगर उनके टिकट सिलाए जा सकते हैं, तो अभी उनकी तकरीर पे कौन सी ऐसी वो बात होगी क्या? इसलिए या तो अदालत से आप ले आएँ, जैसे माजी में मिसाल है कि MQM के लीडर की आपने अदालत से ले लिया है कि जी इनके ना दिखाएं, उसी तरह या तो आप नवाज शरीफ के हवाले से एक ले आए ऐसा फैसला, हुक्म ले आए। अगर नहीं है तो आप उनको रोक नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो बात करेंगे तो इससे कम से कम सरदारी साहब के और नवाज शरीफ के खिताब करने से इसकी एक वैल्यू बढ़ेगी। इसका आप देखें कि जो वजन में इजाफा होगा और लोग इस पे जरा ज्यादा तवज्जो करें। और यही वजह है कि आप देखेंगे पहले भी APCs तो काफ़ी सारी हुई हैं, लेकिन इसको ज़्यादा अब संजीदगी से लिया जा रहा है कि इसमें ज़ाहिर है बड़े लीडरान खिताब करें। लेकिन जो आपने पॉइंट उठाया हिलाली साहब, यकीनन उस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनसे ज़रूर राय लूँगी। हिलाली साहब, आपके ख्याल से मियाँ साहब को ये इजाज़त दी जानी चाहिए कि वो आएँ और खिताब करें और फिर नेशनल TV जो हैं उनको TV चैनल्स लाइव टेलीकास्ट भी करें, क्योंकि पैमरा के जो रूल्स हैं उनमें तो बज़ाहिर ऐसी कोई कानून की शिक मौजूद नहीं है कि कोई एब्सकॉन्डर या कोई इस तरह का कन्विक्टेड मुजरिम खिताब नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं है। और आप मुझे बताएं कि पैमरा एक ही इंस्टीट्यूशन है जो पाकिस्तान में बैन कर सकती है, किसी को कहने के बारे में उसको रोक सकती है, मगर कोई रीजंस चाहिए। क्या वो समझती है कि फितनाबाजी होगा, क्या पब्लिक डिस्कॉर्ड होगा, टेररिज्म होगा? अगर ऐसे चीज़ें नहीं हैं तो फिर माफ़ करिए उनको रोक नहीं सकते। और अगर आप समझते हैं उनको रोक सकते हैं तो मुझे किधर लिखा हुआ है? एक अब्सकॉन्डर और कॉन्विक्ट होना काफ़ी नहीं है। शायद अफसोस की बात है, बड़ी अफसोस की बात है, मगर काफ़ी नहीं है। आपने देखा होगा कि अमेरिका में CNN मिसाल, वो असांज जो है विकीलीक्स का जो बंदा है उसको बार बार उनको टीवी पे दिखाते हैं, कोट करते हैं। स्नोडन जो है, जो अब अमेरिकन कह रहे हैं वो एक जासूस है, ये है वो है, रूस में बैठा हुआ है मॉस्को में, उधर से स्टेटमेंट्स देता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हमारे कानून में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, अनलेस मिसाल के तौर पे अल्ताफ़ हुसैन, अब अल्ताफ़ हुसैन पे बैन इसलिए लगा हुआ है कि वो बार बार जब बोलता है तो उसका एक ही कॉल होता है कि पाकिस्तान को ख़त्म करो, पाकिस्तान को रद्द करो, और पब्लिक डिस्कॉर्ड क्रिएट करता है। ही हैज़ बीन प्रूव्ड टू डन इट। तो मेरे ख्याल में नवाज शरीफ एक पॉलिटिकल लीडर अभी तक है, बहुत सारे लोग कहेंगे बड़ी अफसोस है, मगर है। और हमारा कानून ऐसा कुछ नहीं कहता है अब्सकॉन्डर्स और कॉन्विक्ट्स के बारे में, कातिल के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं करता है। तो अब आप सवाल कहें कि ये ऑपोजिशन का मकसद क्या है? इनको बुला के इनसे स्पीच देना, इनको प्रोमिनेंस देना। हालांकि ऑपोजिशन को पता होना चाहिए कि ये नहीं आ सकते वापस पॉलिटिक्स में, है ना। ही इज़ बैंड फ्रॉम पॉलिटिक्स उम्र भर तक। क्या कन्विक्शन रिवर्स हो जाए अपील पे? शायद, मगर ऐसा इनके लिए तो बड़े फैसले चेंज हुए हैं लाली साहब, बल्कि केस पे केस इन पे लगा है। हाँ, मगर अब केस पे केस लगे जा रहे हैं। हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं हो सकता है, मगर देखिए इनका मकसद क्या है ऑपोजिशन का? मकसद ऑपोजिशन का ये है, माफ़ करिए, ये गवर्नमेंट को डराना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट को, माफ़ करिए, ऐसा लफ्ज़ शायद ना इस्तेमाल करना चाहिए, मगर एक लिहाज से मैं समझता हूँ इनको ब्लैकमेल करना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं तुम्हारे कानून, तुम और जो तुम करोगे हमारे लीडर से हमें परवाह नहीं है। और शायद इस्तीफ़ा भी दे दे वो ऑपोजिशन। ये भी उनका आखिरी एक चाल हो सकता है। और देखिए अभी से लोग बात करने और वो चीज़ें कहने लग गए हैं जो
काफ़ी डैमेजिंग है। मिसाल के तौर पे मुझे किसी ने कहा कि यार ये एक मूडी का चाल है, ये नवाज और मूडी का चाल है, ये नवाज, मूडी और इंडिया का चाल है, ये दे हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर ईच अदर। तो बहुत सारे ऐसी चीजें निकल रही हैं। ठीक, मगर हिलाली साहब, हिलाली साहब, हिलाली साहब, हिलाली साहब, इस पे मैं आपसे जरूर अब तक एक चीज, हाँ जी, हाँ जरूर जरूर जरूर, नहीं तो आपको आई एक्सपेक्ट यू टू डिफेंड हिम भाई। अगर आप हिलाली साहब, पाकिस्तान में हमारा क्या डिस्कशन होगा। हिलाली साहब, पाकिस्तान में सबसे आसान काम ये है, सबसे आसान काम ये है कि आप किसी पे ये इल्ज़ाम लगा दें कि ये तो मोदी का यार है, ये तो इंडिया का यार है। बात सुने, ये ऐसी बातें छोड़ दें, ये कोई ऐसी बात नहीं है। वो 3 दफ़ा इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उसमें 1001 खराबी होगी, लेकिन आप ये तो नहीं है कि हमारे तमाम इदारे और रियासत है पाकिस्तान सोई तो नहीं हुई कि पाकिस्तान के दुश्मन को 3 दफ़ा वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म इलेक्ट होने दे और यहाँ रहने दे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं वापस आ जाता हूँ हिलाली साहब जो फरमा रहे थे। बात यह है कि जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं ना, मुस्लिम लीग नून और शीन ग्रुप, उसी तरह एक हुकूमत में भी शीन ग्रुप है, पता है आपको? शहबाज गिल हुकूमत का जो है ना वो शहबाज गिल साहब हैं, शिबली फराज साहब हैं और दूसरे शहजाद अकबर साहब हैं। हुकूमत का जो ये शीन ग्रुप है ना, ये जो ये कह रहा है अब लोगों को, मीडिया को खास तौर पे, ये जो डराने की कोशिश की जा रही है कि खबरदार आपने दिखाना नहीं, कार्रवाई होगी। तो जनाब 2019 में वज़ीर आज़म साहब ने एक दफ़ा ये कहा था अपनी तकरीर में कि ये जो इश्तहारी हैं, ये जो मुजरम हैं, इनको टीवी पे दिखाने के हवाले से कानून साजी की जाएगी। मीटिंग जब हुई थी तो उस पर मीटिंग में उन्होंने कहा था। अब मुझे आप ये बताएं कि आपने फिर कानून साजी क्यों नहीं की? या तो आप कानून साजी कर लेते, और अगर आप इतने ही सच्चे हैं तो फिर आप पैमरा की तरफ से अब तक एक नोटिफिकेशन जारी करवा देते, एक डायरेक्टिव जारी करवा देते तमाम चैनल्स को। इमरान साहब, जी 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 लाली साहब, इमरान साहब, बात असल ये है, एक आपको मैं समझाना चाहता हूँ सर, कि आपको पता है कि बेनज़ीर भुट्टो जब पावर में थी और जब राजीव गांधी पाकिस्तान आ रहा था, तो सुना है कि उस वक्त कोई ऐसे रोड के साइंस थे जो निकाले गए थे या बदले गए थे, और उससे किसने वो किया था वो भी हमें पता है, मगर उससे फैसला ये हो गया कि ये गद्दार है। आप समझ गए कौन? बीबी गद्दार है। इस बीबी, और कितने दफ़े कहा गया कि एतजाज़ एहसन ने उनके कहने पे हिंदुस्तानियों के वो सिख टेररिस्ट के लिस्ट दिए और ये सब। देखिए, मैं आई डोंट मीन दैट। नवाज शरीफ जब पावर में था तो हिंदुस्तान के साथ जो उसकी रवैया थी, जिस किस्म की उसकी रिलेशनशिप थी, अब आप मानेंगे ना कि एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, सबसे बड़ा हिंदू बिगट हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है, उसको वो अपने पोते के शादी पे दावत देना, मैं तो समझता हूँ कि अगर भी उसको कोई और मकसद था और अच्छा मकसद था, मेरा ख्याल है कि अनवाइज था, इसलिए कि ऐसा हिलाली साहब, आपने खुद बीबी के साथ सर्व किया, आपका बड़ा गहरा ताल्लुक था, क्या वो गद्दार थी? बिल्कुल नहीं थी। उन्होंने इस मुल्क के लिए जान दे दी, अपनी शहीद हो गई बेचारी। बात ये, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। मैं जाती तौर पे समझता हूँ हमें अब इस तरह की सियासत से बाहर आना चाहिए। इमरान खान साहब हो, नवाज शरीफ हो या बेनज़ीर भुट्टो, किसी को भी एकदम से ऐसे गद्दार डिक्लेयर नहीं कर देना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि पॉलिसी से इख्तिलाफ है, अनवाइज फैसला है। हमें यहाँ पे हमारे यहाँ 2 काम सबसे आसान है, एक किसी को गद्दार करार देना, दूसरा किसी को काफिर करार देना। हालांकि ये दोनों इतनी चीजें एक्सट्रीमिज्म की हैं कि इससे नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा आप लोग मौका दें, क्योंकि अब बात और एक साथ एक और मशवरा आप अपने अवाम को दे दें। जो आपका जो पहला मशवरा है, ठीक है, आसानी से ऐसी बातें नहीं करना चाहिए। एक और मशवरा हमारे हुक्मरान को दें, और वो ये है, जब आप समझते हैं और पता है आपको कि हमारे लोगों के फीलिंग्स हिंदुस्तान के बारे में क्या है, और ख़ास तौर वो लीडर जो मुसलमानों के साथ ज़्यादती करता है, बेइंतहा ज़्यादती करता है, जो आज हो रहा है हिंदुस्तान में, उसके साथ आपको रिलेशनशिप रखना है तो थोड़ा सा
आर्म लेंथ पे रखें, इसलिए नहीं सॉफ्ट कॉर्नर नजर नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सोचा जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। चलिए एपीसी पर आते हैं जनाब, और एपीसी के हवाले से चूंकि बात हमने करनी है कि क्या ऑप्शंस हैं, क्या करने जा रहे हैं, वाकई अब संजीदा हो गए या नहीं, लेकिन इससे पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि ज़रा मुख्तलिफ जो एपीसीज पहले होती रही हैं ये क्या नतीजे निकलते रहे हैं और उससे क्या फ़ायदा कोई उठा सकी अपोजिशन अभी तक या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर जनाब 3 अगस्त 2018 को भी एपीसी हुई थी। ये इसका मकसद ये था कि वज़ीर आज़म के लिए एक मुश्तरका उम्मीदवार लाया जा सके, लेकिन नतीजा 0/0 क्योंकि फैसले पर अमल दरामद नहीं हो सका था। दूसरी एपीसी हुई थी 15 जनवरी 2019 को, और इसमें जनाब कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका था। तीसरी एपीसी जो हुई थी 26 जून 2019 को हुई थी, जिसमें एजेंडा था चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का, लेकिन नतीजा इसका क्या निकला था कि अक्सरियत के बावजूद तहरीक अदम एतमाद जो अपोजिशन की थी वो बुरी तरह नाकाम हो गई थी। एक और एपीसी फिर मुनक्किद की गई जनाब 20 अगस्त 2019 को, जो कि एहतजाजी तहरीक के हवाले से मौलाना फजल रहमान की क़यादत में हुई थी, जिसमें इस बात का फैसला किया जाना था कि आगे एहतजाज कैसे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसका नतीजा क्या था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाज़ेह फैसला ही नहीं कर सकी थी, और इसीलिए हमने देखा था कि कोई उसका आगे हमें लाहेमल नज़र नहीं आया। 4 नवंबर 2019 को दोबारा फिर मौलाना ज़रा मुतहरिक हमें नज़र आए एपीसी के लिए, और धरने के हवाले से मुशावरत हुई, लेकिन उसका भी नतीजा क्या हुआ कि बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ ने शिरकत ही नहीं की, कोई बड़ा फैसला नहीं हो सका, और दोनों जमातें हमें उस धरने में उस तरह से मुतहरिक भी नज़र नहीं आई। और फाइनली 27 नवंबर 2019 को भी एक नई एपीसी हुई, जिसमें एजेंडा था कि नए इंतखाबात का मुतालबा हो सके, लेकिन उसके बाद क्या किया गया कि सिर्फ मुतालबा ज़ुबानी कलामी कर दिया गया, लेकिन अमली तौर पर उस सिलसिले में कोई हमें कदम बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। तो अभी तक की जो एपीसी है उसकी सारी हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी है कि इस ऑपोजिशन से कुछ बन नहीं पड़ा है, अक्सरियत के बावजूद भी ना तो पार्लियामान में और ना ही सड़कों पर, ना ही किसी और हवाले से कोई खातिर खा ये परेशान नहीं कर सकी गवर्नमेंट को। तो अब क्या इनके पास ऐसे कुछ आ गया है? इमरान साहब, आपके नज़दीक इस एपीसी का एजेंडा क्या है? जैसे मैंने अभी इन एपीसी का तो बताया, क्या ये सिर्फ खुद को रेलिवेंट साबित करना चाह रहे हैं, रिलीफ चाह रहे हैं, या फिर वाकई अब ये सीरियस है कि हुकूमत को चलता किया जाए, जैसे कायरा साहब ने कैटेगोरिकली कहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। बुनियादी तौर पे सबसे पहली बात तो ये है कि अपने आप को रेलिवेंट साबित करना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो पीपल्स पार्टी की ज़राए के हवाले से तजावीज़ सामने आ रही हैं वो यही है कि जी 2-3 उन्होंने स्टेप्स हैं कि पहले अदम एतमाद लाई जाए स्पीकर के ख़िलाफ़, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़। अब बात ये है, अगर वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ वो लाते हैं हमारे वसीम अकरम प्लस जो हैं उस्मान बुज़दार साहब, उनके खिलाफ, तो आप एक बात ज़हन में रखें कि अगर किसी इशारे पे अपोजिशन के लोगों के वोट हुकूमती डिब्बे से निकल सकते हैं, तो फिर किसी इशारे पे हुकूमती लोगों के वोट भी अपोजिशन के डिब्बों से निकल सकते हैं। तो ये खतरनाक हो सकता है अगर इस तरह की कोई मूव हो तो। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि अभी फौरी तौर पे मुझे नहीं ये लगता कि फौरी तौर पे इस तरह का इस हद तक ये चले जाएं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फौरी तौर पे जो मामला होंगे, अगर तो ये अनाउंसमेंट कर देते हैं कि जी हम फलां तारीख से ये करेंगे, फलां तारीख को ये होगा, या इसके बाद हम ये तहरीक चलाएंगे और लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें, वो तो ठीक है। असल में ये जो छोटी जमातें हैं ना, उनका बड़ा प्रेशर था। ऐसे जमात इस्लामी शिरकत नहीं कर, मैं आपकी मौलाना फजलुर रहमान और दूसरी जो छोटी जमातें हैं उनका बड़ा प्रेशर था मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी पे। अब क्योंकि इन दोनों जमातों के अपने कारकुन तो ना सड़कों पे निकलने के लिए तैयार हैं, ना इस तरह की किसी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, लिहाजा इन छोटी जमातों की सपोर्ट चाहिए। अब ये चाहते ये हैं कि उनको इस तरह से अपने साथ जोड़े रखें कि कल को जब भी इस वक्त की ज़रूरत हो तो ये उनको अपने साथ इस्तेमाल कर सकें। तो इसलिए इन्होंने वो कहते हैं ना कि चिट्टा जवाब नहीं दिया, हाँ हमने नहीं करनी, बिल्कुल ऐसे ही लेकिन ये है कि साथ रखेंगे, लेकिन कोई फैसला बड़ा नहीं होगा, ये आप कह रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि इसके इम्कान कम है। ठीक, अच्छा, मैं इस पे मजीद भी आती हूँ, अभी डिफरेंट ऑप्शंस पे हम डिटेल में बात करते हैं, लेकिन हिलाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू पहले। हिलाल साहब, आपको क्या एजेंडा नजर आ रहा है? 1 पॉइंट एजेंडा क्या है इस एपीसी का, और उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस इनके पास हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने 4 एपीसीज का पढ़ के सबको सुना दिया कि क्यों उनका मकसद नहीं हल हुआ। क्या मतलब है आपका उनका मकसद नहीं हल हुआ? अपोजिशन का काम क्या है? अपोजिशन का काम ये है टू अनसेटल द गवर्नमेंट।
ऑपोजिशन का काम ये नहीं है कि 3 महीने के बाद गवर्नमेंट को हटा के फेंक दें जब उनकी अक्सरियत नहीं है, कि 6 महीने के बाद फिर ये चीज़ें करें। उनका जॉब है टू अनसेटल, टू कीप, बताना कि भाई हम हैं, हम स्ट्रॉन्गर, हम ताकतवर हो रहे हैं और हम आपके साथ डट के लड़ेंगे। एक बात तो ये मत सोचिए कि एवरीथिंग इसलिए कि वो गवर्नमेंट नहीं हिटी तो वो फेल हो गया, नंबर 1। दूसरी बात ये है कि अगर इस गवर्नमेंट को आप, आज मैं कहता हूं गवर्नमेंट को रिजाइन करने दें, किसी मिरेकल से गवर्नमेंट हट भी जाए, ये जो लोग आएंगे जो अपोजिशन के हैं, अगर उनको ओहदा दें, आधे तो जेल में होंगे भाई। ये हर आदमी जो अपोजिशन का जो मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसके खिलाफ एक ह्यूज केसेस हैं, वो पावर लेके करेंगे क्या? तो बेहतर ये नहीं है कि वो पहले ये केसेस लड़ें, ये पेसेस को भुगतें, और अगर वो जेल जाते हैं तो दैट्स द एंड, वो तो फिर यू आर अ कन्विक्ट, आप डिस्क्वालिफाइड हैं। और अगर आप जेल नहीं जाते हैं, आप बच जाते हैं, तो फिर ठीक है, तो फिर आगे बढ़े आस्ते आस्ते। वो तो ये समझता ना कि ये सियासी केसेस हैं, और अगर हम सियासी तौर पर प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट के ऊपर तो ऑटोमेटिकली हमारे भी केसेस से हमें रिलीफ मिल सकता है। उनका पॉइंट ऑफ व्यू तो इस पे ये भी है। तो ये सियासी केसेस हैं जिसमें वो ट्रेल नहीं बता सकते, ये सियासी केसेस हैं जो वो कतर के अमीर के खत पे चल रहे हैं, नथिंग टू डू विद इट। ये सब पैसे बने हैं और उनकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, सबको पता है ये। तो आई मीन आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये सब सियासी केसेस हैं। कुछ होंगे मगर सम ऑफ देम बिल्कुल हो सकता है। माने आज तक जितने केसेस हैं सियासी नहीं है, मगर कोर्ट्स ने जो लीनियंट व्यू लिया है, इट्स रिमार्केबल। माने कि हम एक मनी लॉन्ड्रिंग स्टेट डिस्क्राइब किया जाते हैं, हम ब्लैक लिस्ट पे शायद चले जाएं इसलिए कि इधर मनी लॉन्ड्रिंग होता है और कोई पॉलिटिशियन नहीं पकड़ा गया, किसी को कुछ नहीं होता। अल्लाह खैर करे। और साथ साथ आप कहते रहते हैं कि $200 बिलियन मुल्क के बाहर है। छोड़े यार, ठीक है, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक लेके आते हैं। सोचिए आपका कानून क्या है। ठीक है, मैं इलाज से ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक लेके वापस आते। आप इस बात को तो नहीं मान रहे हैं कि ये दोबारा आएंगे तो क्या कर लेंगे, पहले केसेस से निपटें, लेकिन केसेस का मामला अगर एक तरफ कर भी दें, बहरहाल सियासत तो फिर भी जारी है। तो क्या ऑप्शंस हैं, हर ऑप्शन पे गौर करने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ थोड़ा आगे भी बढ़ेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अगर सब लोग ये मिलकर बैठेंगे, कोई हिकमत अमली बना भी लेंगे तो उस पर अमल भी करवा सकेंगे या नहीं। एक ब्रेक के बाद इज्तिमाई इस्तीफे दिए जाएंगे या फिर कोई एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाएगा या फिर कोई इन हाउस तब्दीली के लिए कदम बढ़ाया जाएगा। मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, देखते हैं क्या निकलता है। इमरान साहब, कौन सा ऑप्शन अच्छा है? ऑप्शन सारे ही अच्छे हैं अगर कोई करने वाला हो। अच्छा, लेकिन अभी हुकूमत और अपोजिशन दोनों जो ना इस ऑप्शन पे हैं कि बस आवाम को बेवकूफ़ कैसे बनाएं। तो बनाते जा रहे हैं बस। तो इस्तीफे क्यों नहीं दे देते? एक कहानी बहरान पैदा हो जाएगा, इतने लोग चले जाएंगे। भाई इसलिए नहीं कि वो बहरान अभी पैदा ही नहीं करना चाहते। अगर इस्तीफे दे दें और नए इलेक्शन हो जाएं, और अगर मैं तो कहता हूँ अगर फौरी तौर पे, तो अपोजिशन ये भी नहीं चाहती कि नए इंतखाबात, पूरे आम इंतखाबात ही नए सिरे से हो जाएं। अच्छा, मौलाना साहब सिर्फ ये चाहते हैं, बाकी नहीं? मौलाना साहब इसलिए चाहते हैं कि मौलाना साहब असम्बली में नहीं है। अभी शेख रशीद साहब का याद शायद था ना बयान के पहले मौलाना के बेटे तो असम्बली से इस्तीफा दें तो फिर मौलाना साहब बात करें। असल बात ये है कि जो हमारी अपोजिशन है, प्यारी अपोजिशन, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ख़ास तौर पे, वो अभी अफोर्ड नहीं करते इस्तीफे देना। वो क्योंकि अभी हुकूमत में आना वो चाहते भी नहीं। अभी इस तरह के मुल्क के हालात ही नहीं है कि वो आगे हुकूमत में आए। अभी देखें ना, वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब इसी तरह से हुकूमत में रहे, इसी तरह से उनकी कारकर्दगी रहे। जो मौजूदा कारकर्दगी हुकूमत से उससे वो बड़े खुश हैं, एक्सपोज होते जाएं। तो फिर बाहर निकल के कल क्या बताएंगे कि हमने क्या तय किया है? भाई अब ये जो भी लाहमल बनाएंगे वो तय करेंगे। वो कहेंगे कि देखें हमने ये फैसला किया है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हमने ये फैसला किया कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे, हम अभी अलामती तौर पे ये करेंगे, अगर हुकूमत ठीक ना होगी तो हम फिर ये करेंगे, हम रास्ते इक़दाम करेंगे, हम उस पर ये फैसला कर, अभी होगा करेंगे पे ज्यादा बात रहेगी। ठीक, अभी करने जा रहे हैं पे कुछ नहीं। ठीक है, हिलाल साहब, आपके ख्याल से कौन सा ऑप्शन पहले हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन इस्तेमाल कर सकती है? इज्तिमाई इस्तीफे, इन हाउस तब्दीली, सड़कों पर एहतजाज, क्या पसंद करेगी?
ये सब बेकार ऑपोजिशन है, ये सब बेकार स्टेप्स हैं। जब तक ये गवर्नमेंट है, जब तक वो परसेप्शन पब्लिक में ना हो कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल हो गई है, और ये परसेप्शन अब नहीं है, इस वक्त नहीं है। बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे प्लान्स हैं, सीपैक के प्लान्स हैं, कराची के 3 इयर्स में क्या क्या बनना है और क्या क्या नहीं बनना है। आप इधर बैठ के कहते हैं ये सब फेल हो गया, आप कैसे जाएंगे? हाउ डू यू नो? हाउ डू यू नो ही मे नॉट सक्सीड? क्या कह रही हैं आप? क्यों खामखा ये कहना कि ये पक्का फेलियर हो गया इसलिए कि 2 साल मुश्किल रहा है, बहुत मुश्किल रहा है 2 साल। ऑपोजिशन बाहर निकल के क्या बताएगी? इमरान खान के लिए मैं, अरे ऑपोजिशन किधर निकलेगी? कौन निकलेगा उसके साथ? मौलाना के अलावा कौन निकलेगा? आप बताएं तो सही, कौन निकलेगा? मौलाना के तालिब निकलेंगे और कौन निकलेगा? ये कितने लोगों को निकाला है इन्होंने इससे पहले? छोड़िए जी, ऐसा बात ना करें, हैंग ऑन, लेट्स सी। अगर ये गवर्नमेंट फेल हो रही है तो हमें पता चल जाएगा, मगर कम से कम 2 साल और फिर वो आता है इलेक्शन ईयर। तो मेरे ख्याल में ये इधर बैठ के कहना कि ख़त्म हो गया है बस, अच्छा है, कब कैसे जा रही है, या आई थिंक दिस इज़ नॉट द राइट एटीट्यूड एंड इट्स नॉट प्रॉपर, इट इज़ नॉट, इन फैक्ट ये होएगा भी नहीं इस तरीके से। मौलाना पावरफुल आदमी इसीलिए है, एक ही वजह, उसकी कितने सीट्स हैं पार्लियामेंट में? 7-8। उसका क्या सपोर्ट है? मौलाना का सपोर्ट मदरसे हैं। क्या वो निकालेगा जैसे पहले निकाला? क्या वो आएंगे और माइंडलेसली अटैक करेंगे गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट इदारों को? और मौलाना इस दफा वैसे भी थोड़े पीछे से ही हैं, क्या प्रोवोकेशन होगा उनको लाने के लिए? क्योंकि वो एतमाद नहीं कर रहे ना इनके ऊपर। ये भी तो एक मसला है ना, बीच में आपस में एतमाद भी नहीं है। हिलाली साहब, जिन चीज़ों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो तो पीटीआई का भी खासा रहा है, उन्होंने भी पीटीवी पे भी हमला किया, ये सारी चीज़ें सबके सामने हैं। हमारे यहाँ जब अपोजिशन में जमातें होती हैं ना, उनका रवैया कुछ और होता है। आप लोगों ने जाके सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, आप लोगों से सुप्रीम कोर्ट पे तो हमला उससे भी बड़ी चीज थी ना। किसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया? हम साफियों ने तो नहीं हमला किया। नहीं, मैं आप कह रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि वो हम, आप तो उनको डिफेंड कर रहे हैं, यू आर गुड, आई एम ग्लैड यू आर। मैं इसका मतलब नहीं है कि आप ना करें, मैं करें, मगर मैं सिर्फ आपको कहना चाहता हूं, मैं हिलाली साहब मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, प्लीज मेक इट करेक्ट, मैं उनको डिफेंड नहीं कर रहा, मैं आपकी तस्हीह कर रहा हूं, क्योंकि आप आई नो करें ना, नहीं करें। साहब तो मुझे भी कह रहे हैं कि मैं ये कह रही हूं हुकूमत से कि मैं ये नहीं कह रही। इस दफा बात जो है ना, जरा वो जो सबसे अहम है वो ये है कि पिछली एपीसी में और इसमें फ़र्क क्या है। इस एपीसी में फ़र्क ये है कि इस दफ़ा नवाज शरीफ और जरदारी और मौलाना तीनों बड़े गाहक सियासतदान हैं, बड़े सियासत के, हाँ वो एक पेज पे वो कुछ ना कुछ ऐसा चूरन बेचने की कोशिश जरूर करेंगे। कम से कम बज़ाहिर एक पेज पर है, दिल से एक पेज पे है या नहीं, ये भी अलग है। एक पेज पे होना उनकी जरूरत है इस वक्त, हाँ ठीक है, वो इस वक्त उनकी ज़रूरत है, लिहाजा वो इस वक्त ऐसा कोई ना कोई चूरन बेचने की ज़रूर कोशिश करेंगे जिससे अवाम को अपने साथ अटैच रख सकें। बिल्कुल ठीक है, चलें जी, लग यही रहा है बज़ाहिर के इस एपीसी से शायद बहुत बड़ा फैसला ना हो सके, लेकिन एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आते हैं तो आगे चल के ये ज़रूर बात करेंगे कि आखिर हुकूमत ने एक बड़ा फैसला किया तालीमी इदारे खोलने का, लेकिन मीनवाइल हमने पिछले एक हफ्ते के दौरान देखा है कि कुछ कोरोना केसेस दोबारा से बढ़ने लगे हैं, तो क्या होगा इस फैसले पर असर, बात होगी। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसा हमने जिक्र किया कि कोरोना के केसेस में कुछ इजाफा देखने में आ रहा है, उधर से हम स्कूल भी खोल चुके हैं, मरहलावार अब मजीद अगले भी मरहले में स्कूल खुल रहे हैं, बच्चों की तरफ भी जा रहे हैं मामला, तो क्या होगा इस हवाले से बात करते हैं। हिलाल साहब, आपको लगता है कि ये कोई दूसरी लहर का आगाज़ हो गया खुदा न खास्ता पाकिस्तान में, और ये जो फैसला था स्कूल खोलने का, कॉलेजेस खोलने का, ये कोई जल्दबाजी में तो नहीं कर लिया गवर्नमेंट ने? वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं आपको थोड़े से स्टेटिस्टिक्स दे दूं कि केसेस जो 200 और 250 थे एक दिन में, अब 750 से ज़्यादा हो गए हैं, और मुझे पता चला है लियाकत नेशनल हॉस्पिटल कराची में कि वो फुल अप हो रहा है, वो फिलिंग अप। आगा खान और ये दोनों बिल्कुल लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल में लगता ऐसा है कि इट इज़ अ सेकेंड वेव। अच्छी बात यह है कि रिगार्डिंग स्कूल्स तो हम लोगों को SOPs को एहतियात करना चाहिए। अब कहने की बात सिर्फ ये है कि बड़ी अच्छी बात है कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दोनों एग्री किया था कि वो एक इकट्ठा काम करेंगे रिगार्डिंग दी ओपनिंग ऑफ स्कूल्स। अब बात अफसोस से ये अभी कहना पड़ता है कि
सिंध गवर्नमेंट मेरे ख्याल में सही तरीके से, अच्छी बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने अभी यूनिलैटरली अलहदा बिल्कुल किसी से पूछा नहीं, उन्होंने अनाउंस ये कर दिया है। और मेरे ख्याल में ये सच ठीक फैसला है कि 28 तारीख तक तो हम नहीं खोल सकते, ये 15 या 17 या जो भी है वो हम नहीं कर सकते, इसलिए ये इन्फेक्शन रेट बढ़ गई है। अब फेडरल गवर्नमेंट कहती है यार बग़ैर हमें कंसल्ट किए हुए आपने कर दिया आपको, और हमारा वादा यह था कि हम एक एक से कन्फर्म करेंगे, तो उनका भी कुछ टू सम एक्सटेंट कुछ ये है, मगर आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन। अब बात सुनिए समीना, सीधी सादी बात है। एक तो सही बात है कि ये ऑनलाइन चक्कर जो है पढ़ाने का ये ठीक चला नहीं, ये इसलिए नहीं चला कि उनके पास वो इक्विपमेंट नहीं था, और दूसरा इंटरनेट सर्विस ये वो नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही है। मगर मैं आपसे मगर इसका हल क्या है? अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हल है सब चीज़ खोल दो, फिर सब चीज़ खोल दो, फिर इन्फेक्शन देख लो। एक स्कूल में तो 22 टीचर्स जो हैं दे टेस्टेड पॉजिटिव। अब दूसरी बात है, एक दूसरे लोग कहते हैं कि ऑल्टरनेटिव डेज रखो, माने ईच क्लास को 2 दिन 10 को अभी बुलाओ, एक दिन छोड़ के फिर उनको बुलाओ, और इन बिटवीन वो दूसरों को जो नहीं आए थे इस तरह। तीसरा ये कहते हैं कि बिल्कुल मत खोलो, और ये ऑप्शन है जो मैं समझता हूँ सही है। देखो समीना, बात सिर्फ ये है कि इन्होंने समझिए 1 साल तक स्टडीज़ नहीं होते, समझिए 1 साल तक नहीं होते, ऑनलाइन नहीं चलता है और आपके पास कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है, मगर 1 साल के बाद जब खुलेगा वैक्सीन के साथ इंशाल्लाह, तो इसका मतलब ये है कि फिर वो जल्दी जल्दी पढ़ सकते हैं। यानी आपको लगता है कि स्टूडेंट्स की जिंदगी दांव पे नहीं लगानी चाहिए। दैट्स ट्रू, ठीक है, चलें, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। इमरान साहब, आपका क्या ख्याल है? और मैं इसलिए मैं कहता हूं कि देखिए आप बिल्कुल यू कांट रिप्लेस लाइफ, बिल्कुल ठीक है, मर जाए तो क्या करेंगे? पॉइंट समझ में आ गया। इमरान साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? इतनी खतरनाक सिचुएशन हो गई है दोबारा। देखिए, पहली चीज तो ये है कि जब पाबंदियां हटाई गई थी तो माहिरीन ने क्या क्या था, माहिरीन ने यहाँ भी और पूरी दुनिया में एक ही बात की थी कि अगर आपने कोरोना से बचना है तो एहतियात और सिर्फ एहतियात, आप जितनी एहतियात करेंगे उतना आप कोरोना से बचेंगे। अब जो ये स्कूलों वाला मामला है, इसको जरा समझ लें। पाकिस्तान में 90% से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात नहीं कर रहा, 90% से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन की फैसिलिटी मौजूद ही नहीं। वो बात तो हो गई ना, अच्छा, तो आगे चल रहे हैं। नहीं, अब जब मैं ये कह रहा हूँ जब फैसिलिटी नहीं मौजूद तो आप पढ़ाएंगे क्या खाक? और दूसरी बात ये कि इंसानी जान से कीमती तो कुछ नहीं है। लिहाजा मैं बात जाती तौर पे ये समझता हूँ कि यहाँ पे तो आपने देखा इन्होंने टूरिज्म को खोला तो शिमाली इलाका जात में ऐसी दुनिया गई कि उन्हें दोबारा लॉकडाउन करना पड़ा, वहाँ एकदम से केसेस हो गए। हमारे यहाँ लोग एहतियात करते नहीं हैं, इसलिए ज़रूरी ये है कि पहले इनको इस चीज़ का आदी बनाया जाए, और अगर आपको स्कूल बंद भी करना पड़ते हैं तो आप भले बंद करें, लेकिन बच्चों की जान पहले बचा लें। ठीक, तो आप लोगों का इस बात पे इत्तेफाक है कि SOPs पर अमल दरामद तो होना नहीं है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि रिस्क पे ना डाला जाए बच्चों की लाइफ को और सेहत को। अगर उसमें हमें पढ़ाई का थोड़ा हर्ज भी करना पड़े तो कोई बात नहीं। नाज़री, पॉइंट के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त चूँकि ख़त्म हो गया, आपसे इजाज़त चाहेंगे। कल इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।